वो सारा कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एंटी एंजाइनल ड्रग्स का ये नेक्स्ट पार्ट है। तो हम लोगों ने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था नाइट्रेट्स के बारे में, नाइट्रेट्स जो कैटेगरी है उसको कंप्लीट किया, और डिफरेंट जो ड्रग्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी जो कैटेगरी है उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि बेसिकली हो क्या रहा था कि कैल्शियम की क्वांटिटी सेल के अंदर बढ़ती जा रही थी, और उसके चलते ही वासो जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो इफेक्ट देखने को मिल रहा था। अब ये जो चैनल है अगर इनको बंद कर दिया जाएगा तो वैसा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसीलिए इनको यूज में लिया जाता है। अब डिफरेंट जो चैनल्स हैं वो कितने टाइप के हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो बेसिक पार्ट आज हमको कंप्लीट करना है। तो वोल्टेज सेंसिटिव जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप से हैं। All voltage sensitive calcium channels are the membrane spanning funnel shaped glycoproteins। तो जैसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था, ये स्ट्रक्चर है, तो ये डिफरेंट इसके लोब्स बने हुए हैं, और ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन्स होते हैं, हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में कंप्लीट किया था टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो जो कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन है उसका एग्जांपल है, और इनके डिफरेंट डोमेन है वो कैसे काम करते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ मेजर अल्फा 1 यूनिट सब यूनिट which encloses the ion channel and other modulatory subunits like alpha 2, beta, gamma and delta. In L-type calcium channel, each subunit exists in multiple isoform which may be site specific. For example, skeletal muscle L channels are alpha 1s, alpha 2, delta A, beta 1, gamma. The cardiac muscle L channels are alpha 1, alpha 2, beta 2, and smooth muscle L channels are alpha 1 CB, alpha 2 delta, beta 3। तो इसके जो डिफरेंट डोमेन्स हैं इसके शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बिहाफ पे इनको सेपरेट किया गया है। बट जो स्केलेटल मसल है और जो कार्डियक मसल है और स्मूथ मसल है, इन तीनों जो मसल्स में ये चैनल्स पाए जाते हैं, इनका डिफरेंट कंपोजिशन है। तो अभी एक तो स्मूथ मसल है और कार्डियक मसल है। इवन द स्मूथ मसल L channel differ between the vascular and non-vascular. Moreover, the distribution may be heterogeneous in different part of vascular bed. Only the voltage sensitive L-type channels are blocked by the calcium channel blocker. अब ये जो जितने टाइप के चैनल्स हैं उसमें से जो L-type चैनल है बेसिकली इसी के कॉम्बिनेशन है, तो इसके ऊपर ही जो ड्रग्स हैं वो काम करती हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और इसी को हमने देखा कि जो 3 कैटेगरीज हैं उसमें डिवाइड किया गया है। फिनाइल एल्काइलमीन्स जिसका एग्जांपल है वेरापामिल, बेंजोथाइआजेपिन, डिल्टाइआज़म एंड डाइहाइड्रोपिरिडीन्स जिसका एग्जांपल है निफेडिपिन। और इन तीनों क्लासेस में भी अगर हम देखें तो डाइहाइड्रो जो पिरिडीन है निफेडिपिन, इसका ज्यादा यूज किया जाता है। ऐसा क्यों है इसको भी हम देखते हैं। bind to their on specific binding site on alpha 1 subunit, all restricting calcium entry through the characteristic channel blockade differ। अब ये क्या करते हैं कि मान लीजिए जो कैल्शियम है डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं, इसका एंट्री होता जा रहा है सेल के अंदर, इसकी जो एंट्री है वो होती जा रही है। अब ये ड्रग जो है तो इसका जो शेप है आप लोग देख रहे हैं। द फर्दर डिफरेंट ड्रग्स मे हैव द डिफरेंट affinities for the various site specific isoform of L channel. This may account for the differences in action exhibited by various calcium channel blocker.
Vascular smooth muscle has more depolarized membrane, -60 millivolt. तो जैसे आप लोग देखें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो हम लोगों ने देखा था कि जो हार्ट मसल्स हैं -90 मिलीवोल्ट या -60 मिलीवोल्ट का जो आरएमपी है वो रिक्वायर्ड है, एंड दिस में कंट्रीब्यूट टू द वस्कुलर सेलेक्टिविटी ऑफ सर्टेन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम लोगों ने जैसे देखा था, तो एंजियोटेंसिन के साथ में जो एसी है या जो नाइट्रेट्स हैं उसके साथ में इनको दिया जाए तो ये कैसे काम करेंगे. तो मेनली इसकी एंट्री अगर रुक जाएगी, जो कैल्शियम आयन है, तो स्टोर जो कैल्शियम है उसका भी स्टिमुलेशन नहीं होगा और जो कैल्शियम है वो रिलीज नहीं होगा, तो फाइनली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो रुक जाएगा. तो एम इनका यही है कि अगर ये चैनल्स हैं इनको ब्लॉक किया जाए तो फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन न हो. The common property of all three subclasses of calcium channel blocker is to inhibit calcium mediated slow channel component of action potential in smooth या cardiac muscle cell. The two most important action of calcium channel blocker are smooth muscle, especially vascular relaxation, and negative chronotropic या inotropic effect on the heart. अब स्मूथ मसल की हम लोग बात करें तो स्मूथ मसल क्या कर रहा है, स्मूथ मसल डीपोलराइजेस. और क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कैल्शियम है उसका मूवमेंट हो रहा है. दिस कैल्शियम आयन triggers the release of more calcium from the intracellular store and together bring about excitation contraction coupling through the phosphorylation of myosin light chain kinase, जो हम लोगों ने डायग्राम में देखा. क्योंकि अगर ये प्रोसेस चलेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा. द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर cause relaxation by decreasing the intracellular availability of calcium. They mildly relax arterioles but have mild effect on the veins. Extravascular smooth muscle, bronchial, biliary, intestinal, vesical, uterine is also relaxed. तो हार्ट में ही नहीं, डिफरेंट जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बिकॉज स्मूथ मसल पे भी इनका एक्शन हो रहा है, तो जो रिलैक्सेशन है वो देखने को मिलेगा. अब जो कैटेगरीज हैं वो तीनों जो कैटेगरीज है उसमें से डाइहाइड्रो जो पेरिडीन्स हैं हैव द मोस्ट मार्क्ड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट एंड वासोडायलेटर एक्शन. Verapamil is somewhat weaker, followed by diltiazem. Nitrin-dipine and few other dihydropyridines have been shown to release nitric oxide from endothelium, inhibit the cyclic AMP phosphodiesterase, resulting in raised smooth muscle cell CMP. तो एक्चुअली डाइहाइड्रो जो pyridine है वो एक्स्ट्रा क्यों वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि इनमें ये एक्शन देखने को मिला है कि जो नाइट्रेट्स काम कर रहे थे वहां पे भी जो नाइट्रिक ऑक्साइड जो फ्री रेडिकल था वो बन रहा था, और उसकी हेल्प से वासो डायलेशन जो देखने को मिल रहा था वो इनके साथ भी होगा. तो इनका इफेक्ट कैल्शियम चैनल पे तो है ही, और साथ ही नाइट्रिक ऑक्साइड भी ये वो रिलीज कर रहे हैं, तो एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा फॉर वासो डायलिटेशन. These additional mechanisms may account for their predominant smooth muscle relaxant action, and released endothelial nitric oxide may exert anti-atherosclerotic action. और साथ में क्या है कि जो क्योंकि हो क्या रहा है कि ब्लड सप्लाई वहां पे उस रीजन में कम हो रही है. हम लोगों ने इस्चीमिया जो स्टडी किया है इसमें, तो जो इस्चीमिक जोन बन रहा है, इस्चीमिया मीन the blood supply is lower. अब जो ब्लड सप्लाई लो हो रही है तो वहां पर भी नाइट्रिक ऑक्साइड निकलने के चलते वो चीज भी इसमें कम हो जाएगी, तो एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक एक्शन देखने को मिलेगा. यानी कि जो ब्लॉकेज हो रहा था वो डायलिटेशन की वजह से नहीं होगा. अब हार्ट के ऊपर अगर हम स्पेसिफिक इसके एक्शन देखें, अभी तक हमने स्मूथ मसल की बात की, तो हो क्या रहा है कि ये ब्लॉक कर रही है एल टाइप जो कैल्शियम चैनल है उनको.
अब ये चैनल ब्लॉक होने के चलते क्या हो रहा है कि कैल्शियम का क्वांटिटी कम हो रहा है और कैल्शियम की एंट्री इनटू द कार्डियक एंड स्मूथ मस्कुलर स्मूथ मसल कम हो रही है। तो इसके चलते हार्ट रेट कम हो रहा है, कार्डियक जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी वो कम हो रही है, और कंडक्शन जो वेलोसिटी चल रही थी हार्ट में वो कम हो रही है, और जो ओवरऑल है मस्कुलर स्मूथ मसल वो रिलैक्स हो रहा है। सो इन द वर्किंग हार्ट, atrial and ventricular fibers, calcium moves in during the plateau phase of action potential and releases more calcium from sarcoplasmic reticulum. These calcium surge causes contraction through binding to troponin, allowing the interaction of myosin and actin. The calcium channel blocker would thus have the negative inotropic effect. तो ये क्वेश्चन ये कभी आ जाता है दैट व्हाट इज नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन। तो एक्टिन और मायोसिन जो इसकी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, जो कैल्शियम की एंट्री कम हो गई है, तो इसके चलते क्या होगा, फिर जो कॉन्ट्रैक्शन है नहीं होगा। द जीरो फेज डीपोलराइजेशन इन साइनोएटियल नोड एंड एवी नोड इज लार्जली कैल्शियम मीडिएटेड, क्योंकि जो कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है या जो कंडक्शन है वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कैल्शियम की क्वांटिटी है। अब जब वो क्वांटिटी नहीं मिल रही है तो इसके चलते जो कंडक्शन है वो भी स्लो हो जाएगा। ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ दीज सेल्स अपीयर टू बी डिपेंडेंट ऑन द रेट ऑफ रिकवरी ऑफ द कैल्शियम चैनल। तो जब तक ये कैल्शियम की एंट्री वापस से ठीक नहीं होगी तब तक जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज ही रहेगी। तो हार्ट में अगर हम और देखें तो द एल टाइप कैल्शियम चैनल एक्टिवेट एज वेल एज इनएक्टिवेट एट स्लो रेट। तो इनका जो एक्टिवेशन है वो भी धीरे धीरे होगा और इनएक्टिवेशन भी धीरे धीरे होगा। Consequently, the calcium depolarized cell, sinoatrial node and AV nodal have a considerably less steep zero phase and longer refractory period. The recovery process which restores the channel at the state from which it can be activated by membrane depolarization is delayed by verapamil and diltiazem, resulting in the depression of pacemaker activity and conduction, but not by dihydropyridines. They have no negative inotropic effect and the ड्रोमोट्रॉफिक इफेक्ट। तो जो इफेक्ट हम लोगों ने यहाँ देखा डाइहाइड्रो जो pyridines हैं, वैसा इफेक्ट हमको वेरापामिल और डिल्टाइazem में देखने को नहीं मिलता है। वो क्या इफेक्ट था कि इनके चलते जो कंडक्शन था वो कम हो रहा था, inotropic effect. Moreover, the channel blockade by verapamil is enhanced at higher rates of stimulation that by nifedipine is independent of frequency, while diltiazem is intermediate. Thus, the verapamil shows sinus rate, AV conduction, but nifedipine does not effect of diltiazem on sinus node automaticity, and AV conduction is similar to that of the verapamil. फर्दर हम लोग देखें the potency to block the slow channel in the smooth muscle do not parallel in the heart. The dihydropyridines are more selective in smooth muscle aldanals at the concentration which vasodilatation they have negligible inotropic action, and it is most prominent in the verapamil. Diltiazem causes the less depression of contractility than verapamil. Important differences are, अब जैसे अगर हम जो इंडिविजुअल ड्रग्स हैं उनके ऊपर स्टडी करें कि आर्टीरियोलर डायलिटेशन जो इफेक्ट है वो सब में देखने को मिल रहा है, बट जो डिफरेंसेस हैं यूज के ऊपर वो क्या है? सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो वो नेटवर्क का इशू है, आपकी साइड से वीक है, यहाँ तो सही आ रहा है नेटवर्क। It dilates the arterioles and has some alpha adrenergic blocking activity.
अगर हम केवल इसको फोकस करें वेरापामिल को, तो इसका अल्फा जो एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी है वो भी देखने को मिलता है, और साथ में ये डायलिटेशन तो कर ही रहा है। इसके चलते क्या होगा, जो टोटल पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है टीपीआर वो कम हो जाएगा, बट बीपी इज ओनली मॉडेस्टली लोअर, यानी कि ये कम क्वांटिटी में ही लोअर होगा। द प्रोनाउंस डायरेक्ट कार्डियो डिप्रेसेंट इफेक्ट इज पार्शियली ऑफसेट in vivo by reflexes effect of the peripheral vasodilatation. The heart rate generally decreases, AV conduction is slowed, but the cardiac output is maintained by reflex sympathetic stimulation and reduction of aortic impedance. तो ये किसका ये प्लस पॉइंट है कि ये हर तरीके से हार्ट की जो कैपेसिटी उसको वो कम नहीं कर रहा है, हार्ट रेट भले ही कम कर रहा है, बट एवी जो कार्डिक आउटपुट है उसको सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से मेंटेन रख रहा है। हाउएवर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिलिटी मे बी मार्कली इंपेयर्ड इन CHF पेशेंट एंड कोरोनरी फ्लो इज इंक्रीज्ड। अगर डोज की बात करें, जो वेरापामिल है 5 mg पर 2 ml, तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या चल रही है एंजाइना पेक्टोरिस को लेकर, और जो इफेक्ट है वो किस तरीके से वो देखने को मिल रहे हैं। तो अगर सीरियस है कंडीशन तो नाइट्रेट्स तो दिए जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म जब ट्रीटमेंट चलेगा, कि मान लीजिए कि जब रिक्वायरमेंट हुआ कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी था कंडीशन, तो नाइट्रेट्स को दिया GTN को, बट जैसे ही वापस से कम बैक हुआ तो फिर हमने लॉन्ग टर्म में जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो थेरेपी दिया जाएगा। तो इससे फर्दर जो चांसेस है नहीं होंगे, और उसके साथ में ACB इनहिबिटर भी दिए जाएंगे। डोज इसका 40 to 160 mg है थ्राइस डे, 5 mg बाय स्लो IV इंजेक्शन। फाइजर का सैलन करके SR है, सस्टेन रिलीज, वो फॉर्मुलेशन है। नाउजिया, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है। फ्लशिंग हेडेक, एंकल एडिमा is less common. Hypotension is occasionally and tachycardia is absent. It can accentuate the conduction defects contraindicated in second and third grade AV block and precipitate CHF in patient with pre-existing disease. अगर जो पेशेंट है उसमें ऑलरेडी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो अगर ऐसी कंडीशन में इसको लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाएगा तो इसकी वजह से भी ऐसा इफेक्ट आ सकता है। कार्डियक अरेस्ट हैज अकर्ड ऑन IV इंजेक्शन एंड व्हेन इट इज गिवन टू पेशेंट विद सिक साइनस। कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रग इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, वेरापामिल शुड नॉट बी गिवन विद बीटा ब्लॉकर्स, बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि इसका जो एक्शन है वो अल्फा एडिनर्जिक ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी साथ में है। तो इसको अगर इसके साथ में दिया जाएगा तो इट विल क्रिएट द एडिटिव साइनस डिप्रेशन एंड कंडक्शन डिफेक्ट्स और एसिस्टॉल में अकर। इट इंक्रीज द प्लाज्मा डिगॉक्सिन लेवल बाय डिक्रीजिंग इट्स एक्सक्रीजन एंड टॉक्सिसिटी कैन डेवलप। अगर आपने इसको डिजिटलिस के साथ में यूज में ले रहे हैं तो फिर इसमें डिगॉक्सिन लेवल को ये इंक्रीज करेगा। इट शुड नॉट बी यूज्ड अलोंग विद अदर कार्डियक डिप्रेसेंट बाय लाइक डाइसोपायरामाइड एंड द क्विनिडीन। नेक्स्ट कैटेगरी में ड्रग है इसका डिल्टाइएजम। तो डिल्टाइएजम हम लोगों ने जैसे अभी तक कंपेयर किया, तो इट इज लेस पोटेंट वासोडाइलेटर देन निफेडिपिन एंड वेरापामिल and has modest direct negative inotropic action, but the direct depression of sinoatrial node and AV conduction are equivalent to verapamil. Usually, the clinical dose produce the consistent fall in BP with little change or decrease in heart rate. Large doses or IV injection decreases the total peripheral resistance markedly, which may elicit reflex cardiac effect
एंड diltiazem डायलेट्स द कोरोनरी। तो इसके जो इफेक्ट है सिमिलरली निफिडिपिन और जो वेरापामिल है उससे लेस पोटेंट है, बट ये डायरेक्ट जो डिप्रेशन है उसको लगभग जो वेरापामिल है वैसे ही करता है जैसे साइनोएटल नोड और एवी कंडक्शन में उसका इफेक्ट देखने को मिला है। डोज इसका 30 से 60 mg टीडीएस है, ऑरल कुछ फॉर्मुलेशन है diltiazem के। एडवर्स इफेक्ट अगर हम देखें, साइड इफेक्ट तो कम है, बट जो वेरापामिल है उसके जैसा है, और अगर डिजिटलिस आपने दे रखा है तो ये भी उसका जो प्लाज्मा लेवल है उसको बढ़ा देता है। diltiazem should not be given to the patient with the pre-existing sinus, AV nodal और myocardial disease। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो ऑलरेडी अगर ये डिजीज है तो इसको नहीं दिया जाता। ओनली लो डोजेस शुड बी गिवन टू द पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर्स। जो बीटा ब्लॉकर पे चल रहे हैं पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो लो डोज पे इसको दिया जा सकता है। निफेडिपिन की हम लोग बात करें तो इट इज अ प्रोटोटाइप ऑफ डीएचपी। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड ड्रग एक ग्रुप में स्टडी करते हैं तो डाइहाइड्रो जो पिरिडीन है कैटेगरी, उसका ये प्रोटोटाइप ड्रग है। विद अ रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, द ओवरराइडिंग एक्शन ऑफ निफेडिपिन इज आर्टेरियोलर डायलिटेशन। जो बेसिक इफेक्ट है डायलेट कर रहा है, द टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एंड बीपी फॉल्स। तो हाइपरटेंशन में भी हम लोग आगे देखेंगे इसका यूज है। द डायरेक्ट डिप्रेशन एक्शन ऑन द हार्ट रिक्वायर मच हायर डोजेस, बट अ वीक नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन कैन बी मार्क्ड आफ्टर द ब्लॉकेड। As described above, it is not depresses साइनोएटल नोड और एवी कंडक्शन जो हम लोगों ने जो पहले वाली ड्रग है उसमें देखा। The reflex sympathetic stimulation of heart predominates, producing tachycardia, increased contractility and cardiac output. No decrease in venous return along with lowering of afterload aids increase in the cardiac output and the coronary flow is decreased. इसका डोज 5 to 20 mg है। BDS कुछ फॉर्मुलेशन है उसके। सर अदर निफेडिपिन को एक बार और समझा दीजिए। डाइहाइड्रो जो पिरिडीन है, हम लोगों ने ये देखा है अभी कि इसका जो बेसिक इफेक्ट है ये कैल्शियम की एंट्री को तो रोकते ही है। आपका थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका भी ये बनाते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और जो कैल्शियम चैनल की एंट्री है, दोनों रुकने से जो वासोडाइलेटेशन एक्शन है वो अच्छा देखने को मिलता है इसमें। इसीलिए अदर जो कैटेगरीज है उससे ज्यादा इसको यूज में लिया जाता है। और साथ ही अभी ये जो पॉइंट है, ये साइनोएटियल नोड और एवी जो कंडक्शन है उसको भी डिप्रेस नहीं करती है, तो यानी कि ये यहाँ पर भी हेल्पफुल है, इसलिए इसका यूज ज्यादा लिया जाता है। आगे हम लोग देखें तो इसके जो फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट है वो फ्लशिंग, और ये क्वेश्चन आ जाता है ये कभी कभी एंकल एडिमा। एंकल एडिमा जो है वो इसी में देखने को मिलता है लिम्स में। These are related to the peaks of the drug level in the blood and can be minimized by low starting dose or fractionation of dose or use of retard formulation. Ankle edema is not due to the fluid retention but because of the greater dilatation of the precapillary and postcapillary vessels. Ankle edema जो देखने को मिलता है यहाँ पे फ्लूइड कोई जमा नहीं होता है, बट जो कैपिलरीज हैं वो इतनी डायलेट हो जाती हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर एडिमा हो गया। The nifedipine has the paradoxically increase the frequency of angina in some patient. Higher mortality among the MI patient has been confirmed. अब जो पेशेंट ऑलरेडी जो MI पे हैं उनमें ज्यादा मॉर्टिलिटी देखने को मिली है लॉन्ग टर्म यूज के साथ। However, it has been safely administered with blockers and digoxin. तो बीटा ब्लॉकर्स यहाँ पे यूज में होंगे क्योंकि जो कंप्लीट ट्रीटमेंट चलेगा तो सिंगल ड्रग तो यूज नहीं करेंगे,
तो जैसे हम कॉम्बिनेशन जो थेरेपी उसको लेंगे तो ये वहां पे यूजफुल रहेगा. बाय इट्स relaxant action on the bladder, nifedipine can increase urine voiding difficulty in elderly male. और अदर जो कैटेगरीज हैं, एम्लोडिपिन जैसे है, इसमें ज़्यादा